अनुगमन वेग के बाद आज हम लोग एक आर्टिकल पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये डेरिवेशन आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, जिसमें हम करेंगे वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। जैसे अभी आपने देखा कि अनुगमन वेग से जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो वैद्युत धारा बनती है, ठीक। तो लास्ट क्लास में हमने अनुगमन वेग का फॉर्मूला तो बनाया, लेकिन अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट बनती है तो कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कितनी करंट बनती है। देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच कोई संबंध तो होना चाहिए कि कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कितनी करंट बन जाएगी आखिरकार। तो ये आज हम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आप भी देखिए और बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि ये आर्टिकल एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक कंडक्टर बना लेते हैं। आपको एक छोटा सा डेरिवेशन करना है यहाँ। ये हमने एक चालक बना लिया। चालक वैसे नॉर्मली बहुत पतले कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आए इसलिए हमने थोड़ा सा इसको मोटा बनाया हुआ है। अब इसके भीतर आप जानते हैं एट रूम टेम्परेचर इनसाइड एनी कंडक्टर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, दूसरे वो वाले पॉजिटिव एटम्स जिनसे इलेक्ट्रॉन्स छिटक कर अलग हो गए हैं, और तीसरे वे जिनसे अभी भी रूम टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है उन परमाणुओं में जो नाभिक है उसका आकर्षण बल इतना ज़्यादा हो कि रूम टेम्परेचर आने पर भी इलेक्ट्रॉन उनसे अलग होके नहीं गया। तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, बाकी पार्टिकल्स की बात हम नहीं करेंगे, हम केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे। हमने मान लिया कि ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं बना रहा हूँ, ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये भी मान लेते हैं कि जो ये चालक है, इस कंडक्टर का जो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है, और इस कंडक्टर की टोटल लेंथ कैपिटल एल है, ठीक है। ये दो चीज़ें मानी, नोट कर लेते हैं। जो हम मानते जाएंगे उसको नोट कर लिया जाए पहले। तो यहाँ लिख देंगे माना चालक की कुल लंबाई कैपिटल एल तथा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, ठीक। अच्छा एक चीज़ बताएं, अगर इसकी लंबाई हमने कैपिटल एल मानी और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए माना, अनुप्रस्थ काट तो समझते हैं ना आप सभी लोग, ये इधर जो हिस्सा होगा, जैसे अगर ये है आप देख रहे हैं तो ये जो पोर्शन है ये अनुप्रस्थ काट, किसी भी जैसे बेलनाकार चीज़ है उसको आप ऐसा अगर उसके लंबवत काटते हैं, उसकी अक्ष के लंबवत, तो हम उसको बोलते हैं, जो एरिया निकलता है उसको अनुप्रस्थ काट बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो हमने माना है ए। अगर अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस कंडक्टर का पूरा आयतन कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे? अतः चालक का कुल आयतन बता सकते हैं। क्लास 10th में मेंसुरेशन पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी हुई है? पढ़ा है मेंसुरेशन? ये चालक किस आकार का है बताइए? बेलनाकार।
और अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, तो इस पूरे चालक का आयतन कितना होगा? क्या सूत्र आयतन का पढ़ा है आपने? अभी एक ही साल बीच में गुजरा है हाई स्कूल के बाद, है कि नहीं? आपको मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। आयतन का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं? आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबाई, नहीं पढ़ा ये वाला फॉर्मूला? आयतन का ये फॉर्मूला है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, या बेलन है तो इसमें आप लंबाई कह सकते हैं। ये आयतन का फॉर्मूला होता है। तो अगर इसके आधार का क्षेत्रफल a है, लंबाई l है, तो चालक का कुल आयतन कितना होगा? आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबाई, आधार का क्षेत्रफल a, लंबाई l, आयतन हो गया। नहीं समझ आया? ठीक। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक सिंबल जो कि स्टैंडर्ड होगा, आगे से पूरे इलेक्ट्रिकल में जहाँ भी यूज़ होगा हम उसको, जहाँ भी ज़रूरत होगी हम उसको यूज़ करेंगे। और वो सिंबल है आपका स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या चीज़ है? स्मॉल एन है चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर से, स्मॉल एन क्या चीज़ है? चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चालक में पूरे कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये हम नहीं बता रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि चालक के एक आयतन में, एकांक आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। और ये सिंबल जहां कोई जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को नंबर फाइंड आउट करने की, हम यही सिंबल यूज करेंगे। ठीक है? तो माना चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। समझ आया आपको? क्या मैंने माना स्मॉल एन क्या है बताइए? अच्छा, आप समझ पाए कि नहीं? क्या है स्मॉल एन? चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब अगर किसी चालक का आयतन 1 है तो उसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर किसी चालक का आयतन 1 मीटर क्यूब है तो कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे? n। सिंपल, आपने लिखा तो है चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। यानी कि अगर चालक का आयतन 1 मीटर क्यूब है तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं? स्मॉल n। तो अगर किसी चालक का टोटल वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताइए? 2n। 1 मीटर क्यूब में स्मॉल n, 2 मीटर क्यूब में 2n, 3 मीटर क्यूब में, 10 मीटर क्यूब में, AL मीटर क्यूब में NaL। नहीं समझ आया? भाई आप देखो, अगर एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तो 2 आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n, 5 आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5n, 10 आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10n। तो अगर किसी चालक का कुल आयतन AL हो तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL। मल्टीप्लाई करवा देते हैं ना आप। तो इस चालक का, जो कंडक्टर हमने लिया है, हमारे इस चालक का टोटल आयतन कितना है? A इंटू L। अब एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है स्मॉल n, तो AL आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? अभी आपने बताया दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसलिए
चालक में इसलिए चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी लिख दी जाए? n इंटू ए इंटू एल। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि ये सब करा क्या जा रहा है। आप क्या निकालना चाहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आप निकाल चुके हैं, अब आप क्या निकालना चाहते हैं? करंट। करंट निकालना चाहते हैं ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक तो हम पहुंच चुके लास्ट क्लास में, अब हम कहां पहुंचना चाहते हैं? करंट तक। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ा सा सोचिए। करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, टोटल चार्ज अपॉन टाइम टेकन, टाइम इंटरवल। अगर टोटल चार्ज में टाइम से आप डिवाइड कर देंगे तो करंट की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो आप जानते हैं हम क्या निकालना चाहते हैं? हम टोटल चार्ज निकालेंगे, हम टाइम निकालेंगे और इसके बाद चार्ज में टाइम से डिवाइड कर देंगे तो करंट निकल करके आ जाएगी। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, ये हमारी प्लानिंग है चार्ज और टाइम को निकालने की। समझ आ रहा है? और इससे चलते चलते अभी चार्ज और टाइम हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अब देखो कितना आसान है। आपने जो भी कंडक्टर लिया है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, तो इसमें टोटल कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं? n इंटू ए इंटू एल। देखा आपने? ओके। क्या आपको याद है कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? E के बराबर, और माइनस ई आप लिख सकते हो। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास माइनस ई आवेश है तो दो इलेक्ट्रॉनों के पास -2e। क्या किया आपने? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा करवा दिया। 10 इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश होगा? -10e। हर बार क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करवा देना है। अब अगर हम पूछें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? Na इंटू एल, इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो चालक में टोटल कितना आवेश है? इसलिए चालक में कुल आवेश, बताइए चालक में कुल कितना आवेश होगा? आवेश को किससे लिख देंगे? Q से लिख देंगे। और क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? NaL, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -e। गुणा करा दो दोनों को तो आ जाएगा -NaL इंटू E। नहीं समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या थी उसमें हमने -e से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये चालक में कुल आवेश आ गया। अब करंट को ज्ञात करने के लिए आवेश तो हम निकाल चुके हैं, और हमें क्या निकालना बाकी है? टाइम निकालना बाकी है। ये कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है कि जितना चार्ज आपके कंडक्टर के भीतर है। हमने क्या किया? यहाँ पर चालक के दोनों सिरों के बीच एक बैटरी कनेक्शन दे दिया, और बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो चालक का ये सिरा पॉजिटिव पोटेंशियल और इस सिरे का पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल और ये नेगेटिव पोटेंशियल हो गया तो चालक के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। किस दिशा में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा? +2 तो इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। किधर की तरफ? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अभी लास्ट क्लास में लिखा आपने। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये सब वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ये सब इधर ऐसा चलने लगेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन ये हैं
फ्री इलेक्ट्रॉन ये सब इधर की तरफ ड्रिफ्ट होने लगेंगे, और हमने मान लिया कि इनके ड्रिफ्ट होने की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, vd। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं, माना चालक के दोनों सिरों के बीच, माना चालक के दोनों सिरों के बीच एक वोल्टेज स्रोत, वोल्टेज स्रोत क्या होता है, बैटरी, एक वोल्टेज स्रोत के द्वारा चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है। ठीक है, माना चालक के दोनों सिरों के बीच एक वोल्टेज स्रोत के द्वारा चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र स्थापित करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से चलने लगेंगे, स्थापित किया जाता है। तब चालक के अंदर सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन vd अनुगमन वेग से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमित होने लगते हैं। ठीक है, क्या लिखा कि माना चालक के दोनों सिरों के बीच एक वोल्टेज स्रोत के द्वारा चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है, तब चालक के अंदर सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन vd अनुगमन वेग से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमित होने लगते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सभी इलेक्ट्रॉनों को, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय चाहिए ना हमको, तब चालक में, भाई सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसा चलने लगे, जब चलने लगे तो थोड़ी देर बाद ये सारे इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर को पार कर जाएंगे, तब चालक में सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा कुल समय, और समय को हम किससे लिखेंगे, t से। अब सभी इसको ध्यान से समझेंगे जरा, एक छोटी सी चीज है लेकिन
आपको ये समझ में आना चाहिए। चालक में ध्यान से देखिए मैंने लिखा क्या है। चालक में सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, सभी, एक आध को नहीं, जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें हैं उन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा कुल समय। ठीक है, तो टोटल टाइम हम निकालना चाहते हैं। अब देखिए चालक में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, फिलहाल जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हमने लिए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। पीछे और मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, आगे और जा चुके होंगे, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हमने जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किया है हम बस उनकी बात कर रहे हैं। हमने कितने मुक्त इलेक्ट्रॉनों को काउंट किया है, n इंटू ए इंटू एल, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। इसके पीछे से और मुक्त इलेक्ट्रॉन आएंगे या इसके आगे कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल के जा चुके होंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। जितना चार्ज, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने काउंट किए हैं बस हम उनको कंडक्टर पार करवाना चाहते हैं। कुछ बात समझ आ रही है आपको? अगर लगातार यहाँ से आप बैटरी को कनेक्ट रखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे लगातार पॉजिटिव टर्मिनल में जाते रहेंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे। तो पीछे से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आगे कितने इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, आई डोंट केयर। मुझे मतलब सिर्फ उस वाले इलेक्ट्रॉन से है जो हमने काउंट करें, जो हमारे सामने है। बस इतने सारे इलेक्ट्रॉन जो इसमें से हैं, इसमें दिख रहे हैं, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूं। वो चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार हो जाएं, इसमें कितना टाइम लगेगा, हम वो टाइम निकालना चाहते हैं। अब देखो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आपको दिख रहे हैं वो सब कंडक्टर को पार कर गए। इसकी क्या निशानी है? जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आपको दिख रहे हैं वो सब कंडक्टर को पार कर गए हैं। इसकी क्या निशानी है? तो आंसर इसकी निशानी ये है कि जब ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन चलते 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 यहां से निकल जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये वाले पूरे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में से क्या हो गए, पार हो गए। आप खुद सोचिए ना, अगर 10 लोगों की एक लाइन लगी हुई है और एक दरवाजे से उनको बाहर जाना है तो सारे लोग पार हो गए, इसकी क्या निशानी है? आप बाहर खड़े होकर 10 गिनते रहिए, जब 10 निकल जाएंगे तो हमें फिर भरोसा हो जाएगा कि सारे लोग बाहर आ गए। नहीं समझ में आया? और अगर 8 निकले, 2 नहीं निकले, इसका मतलब है सारे बाहर नहीं गए, कुछ अंदर रह गए। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में से पार हो गए, इसकी क्या निशानी है? बीच वाला इलेक्ट्रॉन यहां से पार हो गया, ये निशानी नहीं है। निशानी ये है कि जब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन चलते चलते इसको पार कर जाएगा फिर हम मान लेंगे कि अब सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। नहीं समझ में आया? तो अगर ये लास्ट का इलेक्ट्रॉन चलते चलते ऐसे निकल के यहां से पार हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि सारे इलेक्ट्रॉन पार हो गए। ठीक है, अब कुल कितना समय लगेगा उसके लिए? आपको सभी इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो आपने देखा कि उसके लिए मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला नहीं देख रहा हूं। मैं कौन सा इलेक्ट्रॉन देख रहा हूं? उसके लिए लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। अब लास्ट वाला अगर इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा और यहां तक आएगा तो उसको कितना समय लगेगा? समय का बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन चलते चलते यहां से आएगा, निकल के पार होगा, तो उसको कितना दूर चलना पड़ेगा बताइए? उसके द्वारा कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? कितना? L। वेरी गुड भाई, इलेक्ट्रॉन यहां है कि नहीं है? और जब ये चलते 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 पूरा ये ऐसा चलते चलते यहां से ऐसा पार हो जाएगा तो इसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? इसको L डिस्टेंस, पूरा कंडक्टर चलना पड़ेगा L। और कितनी स्पीड है इनकी सबकी? VD। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या हुआ? दूरी बटे चाल। नहीं समझ में आई बात आपको? तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में से पार हो गए। उसके लिए मैंने बताया कि उसकी निशानी कौन है? लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है। जब वो पार हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पार हो गए। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, अगर आपकी क्लास में किसी दिन 50 बच्चे आए हैं और हम
काउंट कर रहे हैं कि बाहर कितने बच्चे निकले, और अगर उनमें से 49 बच्चे निकले बाहर, इसका क्या मतलब है कि सारे बाहर नहीं निकल पाए अभी, तो लास्ट वाले को भी निकलना चाहिए, इसलिए यहां से हम उसका टाइम निकाल सकते हैं। अब आप देखें आवेश, कुल आवेश को हम किससे लिखा, क्यू से, तो कुल आवेश भी निकाल चुके हैं, टाइम भी निकाल चुके हैं, अब तो हम करंट निकाल सकते हैं। इसलिए चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा, चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा I इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे Q अपॉन T। Q की जगह पर क्या लिखा जाए, -NaLe, -NaLe अपॉन T की जगह पर L अपॉन Vd। अब इसे आप कैलकुलेट करिए तो -NaL इंटू E अपॉन L, और ये पलट करके नंबर ऊपर आ जाएगा Vd। यहाँ पर L से L कैंसल हो गया, देन I इज इक्वल टू -NeAVd। आप देखें ये करंट का फॉर्मूला आ गया, और यही है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। ये इलेक्ट्रिक करंट है और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और माइनस निशान इसमें क्या बताता है, इसमें माइनस निशान आ रहा है ना एक, तो माइनस निशान आपको क्या बताता है, पहले तो एक चीज आप ये अपनी सुधार लीजिए, क्या सुधार लीजिए, Vd क्या चीज है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। आप जब इसे लिखना शुरू करते हैं तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, लास्ट लाइन तक आते आते आपका Vd ऐसा हो जाता है। हो गया है किसी का, ऐसा ही हो गया है। अब आप देखो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली D V के साथ सफिक्स की तरह लगा हुआ है, और लास्ट लाइन तक पहुंचते पहुंचते आपका V और D ऐसे हो जाते हैं। फिर आपको लगने लगता है कि D की वैल्यू क्या रखी जाए, जबकि D की वैल्यू कुछ रखनी नहीं है, ये Vd एक सिंबल है पूरा, लेकिन फिर आप D की वैल्यू ढूंढने लगते हो कि D की क्या वैल्यू लिखें कैलकुलेशन के लिए। इसलिए पहले तो एक आदत सुधार लें, लिखते लिखते आपका Vd पहली लाइन पे अगर ऐसा है तो लास्ट लाइन तक ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अभी मैंने एक चीज आपको बताई कि माइनस निशान क्या इंडिकेट करता है। यहां पर आप ध्यान से देखें कि माइनस निशान आपको क्या बताता है, इधर करंट देखिए, इधर Vd देखिए। इसका मतलब है किसी चालक तार में वैद्युत धारा की जो दिशा होती है, वैद्युत धारा, निशान जो है माइनस, ये करंट की डायरेक्शन बताता है। वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की दिशा के विपरीत होती है। माइनस लगा है ना, जिस दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन पे करंट का फ्लो रहेगा, ठीक है। तो किसी चालक में ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि किसी भी चालक में वैद्युत धारा की दिशा सदैव मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की दिशा के विपरीत होती है। मींस अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो करंट किधर की तरफ फ्लो होगी, इधर की तरफ फ्लो होगी। नहीं समझ आ रही, ठीक है। तो ये चीज हम लोग नोट कर लेते हैं जरा कि ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, आप भी लिख लीजिए। ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि किसी चालक में
किसी चालक में वैद्युत धारा की दिशा सदैव वैद्युत धारा की दिशा सदैव मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की दिशा के विपरीत होती है। विपरीत होती है। ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि किसी चालक में किसी चालक में वैद्युत धारा की दिशा, ये नहीं, ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि किसी चालक में वैद्युत धारा की दिशा सदैव मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की दिशा के विपरीत होती है। तो अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट की ओर ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो वैद्युत धारा किधर से किधर की ओर बहेगी? लेफ्ट से राइट की ओर। बात समझ में आ गई? और अगर लेफ्ट से राइट बहेगी तो जब हम बैटरी को देखते हैं तो बैटरी का पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वैद्युत धारा है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बहेगी। लेकिन बैटरी के बाहर की मैं बात कर रहा हूँ, बैटरी के अंदर नहीं बात कर रहा हूँ, बैटरी के बाहर है ये कंडक्टर। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, क्या याद रखना है आपको, कि किसी भी चालक में वैद्युत धारा की दिशा सदैव मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की दिशा की। अब इसी में एक छोटी सी चीज और आप समझ सकते हैं, कैसे? मुक्त इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास आवेश कैसा है? विपरीत। एक के पास धन है, दूसरे के पास ऋण है। तो अभी अभी हमने क्या देखा यहाँ पर? वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के चलने की, सीधी लैंग्वेज में अगर बात करूं मैं, सिंपल लैंग्वेज में, कि वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत चलेगी। ये तो मतलब निकला इसका कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो करंट इधर फ्लो होगी, तो करंट इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट फ्लो होगी। और अगर कोई पूछे आपसे कि धनावेश की तरफ से बताइए जरा, तो धनावेश की तरफ से कैसे बताएंगे कि वैद्युत धारा धनावेश की दिशा में बहेगी, इलेक्ट्रॉन के विपरीत फ्लो होगी, लेकिन धनावेश के अनुदिश प्रवाहित होगी। अभी भी नहीं समझ में आई बात आपको? कुछ समझ में आई? भाई इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव है कि नहीं? तो आपने क्या बोला है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा उसके उल्टी दिशा में करंट रहेगी। तो अब इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए, बाई चांस इसकी जगह पॉजिटिव चार्ज होता तो फिर क्या होता? क्या पॉजिटिव चार्ज की विपरीत दिशा में धारा बहेगी या पॉजिटिव चार्ज की दिशा में धारा बहेगी? पॉजिटिव चार्ज की दिशा में धारा बहेगी। तो ये दो बातें हैं जो करंट की डायरेक्शन आपको बताएंगी और बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। समझ आ गया? ओके, एक बार चेक कर लेते हैं आपको समझ आया कि नहीं। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के विपरीत या अनुदिश विपरीत होती है। फिर से, वैद्युत धारा की दिशा धनावेश के चलने की दिशा में होगी कि विपरीत दिशा में? दिशा में। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसा चल रहा है तो करंट किधर की तरफ फ्लो होगी? इसकी तरफ। क्लियर? और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा चल रहा है तो करंट की डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन पे होगी। क्लियर है? तो ये करंट की डायरेक्शन हमको बताता है, एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप कि आपको समझ में आ गई सारी बातें। डायरेक्शन भी आपने समझ लिया, अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती है करंट, ये भी आपने देख लिया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। और इसको आप कैसे याद रखेंगे? I इज इक्वल टू NEAVD। माइनस निशान सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, तो जब भी आप करंट का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो ये माइनस निशान छोड़ दीजिएगा और NEAVD ये फॉर्मूला यूज करिएगा। ठीक है? माइनस निशान केवल किस लिए है? डायरेक्शन के लिए।
तो जब आप कभी डायरेक्शन से आपको मतलब ना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू चाहिए कि करंट कितनी फ्लो हो रही है, उस समय आप सिर्फ माइनस छोड़ देंगे, NEAVD फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ओके, तो ठीक है, ये करंट का हमने फॉर्मूला बना दिया, ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। एक काम करते हैं, आज फिजिक्स में हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है, और आगे की पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।